नमस्कार। दमदार 10 में सबसे पहले बात उस खबर की जो पूरे देश की चिंता बढ़ाने वाली है। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। दूसरी लहर के कहर के बीच अब तीसरी लहर की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में तीसरी लहर तय है। चौबीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। दस राज्यों में 5 से 15% पॉजिटिविटी रेट। देश में दूसरी लहर का कहर किस तरह बरप रहा है, ये आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। पहले कोरोना के डेली मामलों में महाराष्ट्र के आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन अब दूसरे राज्य भी महाराष्ट्र को टक्कर देने लगे हैं। महाराष्ट्र को टक्कर देने वाले राज्यों में सबसे ऊपर कर्नाटक है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 346 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में तो इन्फेक्शन रेट 55% है। वैसे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी होने की बात तो कही जा रही है, लेकिन अभी भी मरीजों के मामले में टॉप पर महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 57,640 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 920 लोगों की मौत हुई है। मई के मध्य में कोरोना की दूसरे लहर की पीक आने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही एक और चेतावनी भी दी जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर तय है। कितनी खतरनाक होगी कोरोना की तीसरी लहर? क्या दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक होगी तीसरी लहर? तीसरी लहर के संबंध में सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन की तरफ से बेहद अहम बयान दिया गया है। Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. मई में दूसरी लहर का पीक है, फिर मई खत्म होते होते कोरोना के मामले घटेंगे। ज्यादातर एक्सपर्ट यही बात कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ अब तीसरी लहर की भी चेतावनी दी जा रही है। यानी 2020 की तरह 2021 भी पूरी तरह कोरोना की भेंट चढ़ सकता है। टीम न्यूज नेशन। देश में कोरोना विकराल है। अस्पतालों पर भारी दबाव है। कोरोना का संकट ऐसा है कि इससे देश के हेल्थ सिस्टम की पोल खुल रही है। मध्य प्रदेश से जो तस्वीर सामने आई है वो हर किसी को हैरान कर रही है। यह तस्वीर हिंदुस्तान के खोखले हेल्थ सिस्टम की पोल खोल रही है। बेड की तो छोड़िए, अस्पतालों में जगह ही नहीं। लिहाजा संतरे के बागीचे में इलाज का इंतजाम कर दिया गया। एमपी के आगरमालवा में इलाज का यही जुगाड़ है। बिस्तर का तो इंतजाम कर नहीं सकते, लिहाजा बागीचे में दरी और कार्टून पर मरीज लेटे हैं। ड्रिप बॉटल को पेड़ की टहनियों से बांध दिया गया। कोरोना काल में आम आदमी का यही अस्पताल है। खुला आसमान, पेड़ की टहनियों के सहारे ड्रिप बॉटल का इंतजाम, भगवान भरोसे ही मरीज की जान। यह 21वीं सदी के हिंदुस्तान की तस्वीर है। ऐसा हिंदुस्तान जो विश्व गुरु बनने का सपना देखता है, लेकिन यहां के आम लोगों को अस्पताल में जगह तक नसीब नहीं। अस्पताल में जगह तो नहीं है, इसके साथ ही लोगों के डर की बात भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि लोग अस्पताल में इस डर से नहीं जा रहे कि सर्दी बुखार वाले लोगों को वहां कोरोना वार्ड में भर्ती कर देंगे। खौफनाक पहलू यह है कि इन लोगों का झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। जिला प्रशासन पूरे मामले में जांच की बात कर रहा है। ये शासन के निर्देशानुसार अपन निजी चिकित्सकों पर या जो झोला छाप जो बिना डिग्री के बिना किसी अनुभव के इलाज कर रहे हैं गाँव में, इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी कल। और इनको समझाई दी गई कि लोगों का सही सलाह दें ताकि अस्पताल जाकर के लोग अपने जांच कराएं। जिनको सर्दी खांसी बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है, ऐसे मरीजों को अस्पताल भेजें। और यहाँ पे जब जांच हो जाए उसके बाद अगर नेगेटिव आता है तो फिर इनकी जांच कराएं। आगरमालवा के सुसनेर का ये वीडियो है। बताया जाता है कि इलाके के 10 गांवों के मरीज इसी तरह इलाज करवा रहे हैं। यहाँ ना 2 गज की दूरी है और ना मास्क जरूरी है। यहाँ सब कुछ भगवान के सहारे है। टीम न्यूज नेशन। आज जब पूरा देश इस वक्त कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है और लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर में ही रहने की सलाह दी जा रही है, तो वहीं गुजरात के साणंद से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है।
सिर पर कलश और ठेंगे पर सोशल डिस्टेंसिंग। सड़क पर हजारों महिलाओं की कलश यात्रा की यह तस्वीर गुजरात के साणंद की है। ये सभी महिलाएं बलिया देव मंदिर में जल चढ़ाने जा रही हैं। इस दौरान डीजे पर संगीत भी बजाया जा रहा था। आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया और इसके साथ ही ज्यादातर लोगों ने फेस मास्क भी नहीं पहना था। महिलाएं ही नहीं, देखिए किस तरह पुरुष भी सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बगैर मंदिर के कलश पर जलाभिषेक करने में जुटे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सेक्शन में आई। सरपंच समेत अब तक 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इनके अलावा म्यूजिक चलाने और कार्यक्रम के आयोजक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि गुजरात में मंगलवार को कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए केस आए, जबकि 131 मरीजों की मौत हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के कहर को लेकर देश की अदालतें बेहद सख्त रुख अपना रही हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले में सक्रियता दिखा रही हैं। सरकारों के खिलाफ लगातार सख्त टिप्पणियां की जा रही हैं। ऑक्सीजन की कमी से थम रही हैं सांसें। शहर दर शहर ऑक्सीजन की कमी है। इस किल्लत की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों नहीं हो रही, कहां कमी है? कोर्ट की तरफ से लगातार सरकारी इंतजामों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यूपी में भी ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हुई है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त बयान दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लखनऊ और मेरठ के जिलाधिकारियों से कहा है कि वो जिलों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत की खबरों की पुष्टि करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत अपराध है। यही उन लोगों की तरफ से किया गया नरसंहार है जिन पर ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राजधानी दिल्ली में भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा है। दिल्ली में भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त है। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है दिल्ली को हर हाल में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए और इसके बारे में योजना गुरुवार को होने वाली सुनवाई से पहले बताई जाए। हालांकि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगा दी। राजधानी में कोरोना पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें यह तय किया गया कि कल इस बारे में एक रिपोर्ट दी जाए कि दिल्ली में ऑक्सीजन की ज़रूरत को लेकर एक स्पेशल विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाए जो यह तय करे कि आखिरकार दिल्ली को कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है। दरअसल केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लगातार इस मुद्दे पर खींचतान चल रही है कि दिल्ली को कितना ऑक्सीजन चाहिए। एक तरफ केंद्र सरकार के वकील का कहना है कि दिल्ली को लगभग 500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दी जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार को अन्य राज्यों का भी ध्यान रखना है। उस लिहाज से दिल्ली के लिए एक फार्मूले के तहत यह ऑक्सीजन दी जा रही है और दिल्ली सरकार का कहना है यह ऑक्सीजन बेहद कम है, लगभग इसकी दोगुनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सख्त टिप्पणी की गई। कोर्ट ने कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि आदेश का पालन करे, नाकाम अफसरों को जेल में डाले या फिर अवमानना के लिए तैयार रहे, लेकिन इससे दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो काम करने से ही मिलेगी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ऑक्सीजन संकट के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। इसके बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और मामले पर सुनवाई करने की अपील की थी। केंद्र सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। देश के कई अस्पताल अब भी ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे हैं। मरीजों की जान दांव पर लगी है। इस बीच आज सुबह उस वक्त राहत भरी खबर आई जब ऑक्सीजन की टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची। दिल्ली में ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली कैंट स्टेशन पर आ रही ये ट्रेन बेहद खास है। दिल्ली में अटकी सांसों के बीच प्राणवायु लेकर आई है ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस। बुधवार तड़के पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर 5 क्रायोजेनिक टैंकर हैं। इनमें 103.6 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन है। ये ट्रेन गुजरात के जामनगर के हापा से ऑक्सीजन लेकर चली थी।
देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए रेलवे लगातार मिशन पर लगा हुआ है, जिसके तहत ऑक्सीजन एक्सप्रेस के तहत अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। दिल्ली के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि 24 घंटे में उसे 450 मीट्रिक टन से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होने वाली है, जिसमें से 244 टन ऑक्सीजन की सप्लाई हो चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से ऑक्सीजन एक्सप्रेस लगातार पटरियों पर दौड़ रही है, कई राज्यों, कई शहरों तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। अब तक रेलवे ने 27 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 1585 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की है। दिल्ली एनसीआर में 8 दिन में 631.53 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई। 27 अप्रैल से 4 मई तक 8 ट्रेन से ऑक्सीजन टैंकर आए। टैंकरों को दिल्ली कैंट, फरीदाबाद, तुगलकाबाद, ओखला और गुरुग्राम में उतारा गया। दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 8 दिन में कुल 631.53 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर आई। उत्तर रेलवे के अफसरों के मुताबिक 27 अप्रैल से 4 मई तक 8 अलग अलग ट्रेन में ऑक्सीजन टैंकर आए। इन टैंकरों को दिल्ली कैंट, फरीदाबाद, तुगलकाबाद, ओखला और गुरुग्राम स्टेशनों पर उतारा गया। एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली के अस्पतालों में प्राणवायु की आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है, तो वहीं देश की राजधानी के अस्पतालों में अब ऑक्सीजन प्लांट भी लगने शुरू हो गए। ये दिल्ली के मंगोलपुरी का संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है। इस अस्पताल में फ्रांस से मंगवाए गए ऑक्सीजन प्लांट को लगाया गया है। इस प्लांट से हर रोज 80 से 100 बड़े सिलेंडर रिफिल किए जा सकेंगे। इस कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए आहें भरती दिल्ली को एक बड़ी राहत मिली है। राहत इस ऑक्सीजन के नए प्लांट की, और किस तरह से ये वर्क कर रहा है, किस तरह से इसकी स्पेशलिटी रहेगी, वो यहाँ के इंजीनियर हैं सुरेश, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, जो इस वक्त नए प्लांट का मुआयना करवा भी रहे हैं और तमाम जो डॉक्टर्स हैं जो आने वाले अलग अलग अस्पतालों से उनको इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। राजीव गांधी के डॉक्टर इस समय जानकारी ले रहे हैं। सुरेश जी, थोड़ा सा आपसे हम समय चाहेंगे, ये जो प्लांट है जो आपने लगाया, ये फ्रांस से आया है? जी, फ्रांस से आया है जी। किस तरह से काम करेगा, थोड़ा सा बताते चले। जी मैं बताता हूँ। बेसिकली ये एयर से ऑक्सीजन सेपरेट करते हैं इसमें। तो पहला यूनिट हमारा जो एयर कंप्रेशर है, ये एम्बिएंट एयर को हाई प्रेशर में 8 से 10 बार के बीच में कंप्रेस कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट जनरेटर है, ये जनरेटर रेफ्रिजरेटर है जी। इसमें क्या कि एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर है वो रिमूव जहाँ पे हो जाता है, क्योंकि तो जहाँ से जो है हम पूरा मॉइस्चर रिमूव कर देते हैं एयर का। उसके बाद ये स्टोरेज टैंक है एयर का, जहाँ एयर को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन जनरेटर है। और इसके अलावा उसके बाद कौन सा वो फंक्शन आता है? इसके बाद जो है एयर में से ऑक्सीजन हम अलग कर लेते हैं, नाइट्रोजन को ब्लो अप कर देते हैं। ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस ऑक्सीजन है ये स्टोरेज टैंक में चली जाती है। बेसिकली इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है कि एक आपको जब तक आपकी ऑक्सीजन एक सर्टेन लेवल तक प्योर नहीं होगी, ये आपको ऑक्सीजन आगे नहीं जाने देगा। प्लस ऑटोमेटिक प्लांट है, अगर आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है तो ये प्रोडक्शन करेगा, अदरवाइज स्टैंड बाई में आ जाएगा। और जब आपकी रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता रहता है। कई और प्लांट की दिशा में भी काम किया जा रहा है और इसको ऑनलाइन वेबसाइट पर भी दिल्ली सरकार ने डाला। इस तरह की जानकारी है कि आम लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। देश में कोरोना के कहर को कंट्रोल करने के लिए कई शहरों में बंदिश लगाई तो गई, लेकिन कहीं से भी राहत की खबर नहीं आ रही। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। कई शहरों में लॉकडाउन के बावजूद फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं से भी राहत के संकेत नहीं दे रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में हर रोज संक्रमितों की संख्या में लगभग 2.4% की बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 3,82,315 नए केस आए। 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। 50,000 से 1 लाख एक्टिव केस 7 राज्यों में है, जबकि 50,000 से कम सक्रिय मामले 17 राज्यों में है। देश में 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। जाहिर है सबसे बड़ी चिंता लगातार बढ़ रहे संक्रमण दर को लेकर है और बेंगलुरु समेत देश के कई बड़े शहरों में पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रही है। बेंगलुरु शहर में करीब 99%
मरीज जो है वो एसिम्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टम वाले हैं, यानी कि उन्हें मालूम भी नहीं होता है कि वो संक्रमित है। ऐसे में अगर कोरोना को रोकना है तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराने ज़रूरी है और साथ ही जो है वैक्सीनेशन भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें कोरोना को हराना है तो वैक्सीन ज़रूरी करना है। और अगर वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो हम तीसरी वेव के लिए जो है पहले से ही तैयार रह सकते हैं। बेंगलुरु में जहां लॉकडाउन के बावजूद हालात फिलहाल काबू में आते नहीं दिख रहे, तो वहीं मुंबई में अब लॉकडाउन का असर कोरोना केस पर साफ दिख रहा है। लगातार यहां संक्रमण के केस घट रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का जो वेरिएंट है, जो म्यूटेंट है, वो इतना खतरनाक है कि वो तेज़ी से फैल रहा है और यही वजह है कि लगातार मुंबई में और महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद से ही जो कोविड के मामले हैं उनमें गिरावट आई है। आपको बता दें कि नागपुर में ऐसे 5 अलग अलग म्यूटेंट मिले हैं जिनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। हालांकि जो पेशेंट मिले हैं वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन ये म्यूटेंट कितने खतरनाक हैं इसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है और साथ ही महाराष्ट्र सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। गुजरात में भी बेकाबू कोरोना की वजह से शहर शहर अस्पतालों में बेड की कमी हो गई। अब ऐसे में ट्रेन की बोगी को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जा रहा है। अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन पर पश्चिम रेलवे और अहमदाबाद नगर निगम ने मिलकर ट्रेन की बोगी में 190 बेड के आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की। गुजरात में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और गुजरात के सभी शहरों में जो आइसोलेशन बेड है उसकी काफ़ी किल्लत है। इस वक्त हम अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन पर है, जहां पर वेस्टर्न रेलवे और अहमदाबाद नगर निगम ने कोविड केयर सेंटर शुरू किया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो रेलवे की जो 12 बोगी है उसमें बेड बनाए गए हैं और हर एक बोगी में 16 बेड है, यानी 190 बेड की व्यवस्था की गई है। और जो गर्मी काफ़ी है उसके लिए कूलर भी लगाए हैं। बिहार में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लागू हो चुका है। पहले दिन पटना की सड़कों पर पुलिस एक्शन में दिखी और लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती की गई। कोरोना से बचना है तो ज़रूरत हो तभी घर से निकलें, वरना घर में ही रहें। और आप नहीं मानेंगे तो सरकार की मजबूरी होती है लॉकडाउन लगाने की। सो बिहार में लग गया लॉकडाउन। आज लॉकडाउन का पहला दिन, जगह जगह बैरिकेडिंग, जगह जगह पुलिस की जांच। आप देखिए, हर आने जाने वालों से पूछा जा रहा है कि आप क्यों बाहर जा रहे हैं, आपके पास क्या कागजात है, आप बाहर निकलने का कारण क्या है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पटना में किस तरीके से तमाम जगह पे पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। राजेश सिंह है, डीएसपी हैं। सर, आप लोग लगे हुए हैं लॉकडाउन किस तरह से? आज भीड़ थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। भीड़ कुछ कंट्रोल हुई है, कल की अपेक्षा आप देखेंगे तो लॉकडाउन में आज यहाँ कम है भीड़ रोड पे। अभी भी लोग कुछ जो जानकारी नहीं है उनको जानकारी दे रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, जो कहा जा रहा है कि सुबह के वक्त आप निकलिए, सामान लेने निकलिए, नहीं तो इस तरीके से हर जगह पुलिस के जो जवान है वो मौजूद हैं। आपसे पूछताछ करेंगे, आपकी जांच करेंगे, ये जानेंगे आप क्यों निकले हैं। आपको पेनलाइज किया जाएगा, फाइन किया जाएगा, आपकी गाड़ियां रोकी जाएंगी। तो ज़रूरत इस वक्त है इस संक्रमण के चेन को तोड़ने की। नीतीश कुमार ने पहल की एक बार फिर से लॉकडाउन लगाकर, उच्च न्यायालय की फटकार के बाद ही, लेकिन मुख्यमंत्री को लगा कि अब लॉकडाउन लगा देना चाहिए। सो 5 से 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन और आज पहला दिन। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन पटना। देश में बेकाबू कोरोना को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान तो चल रहा है, लेकिन इस वैक्सीनेशन की रफ्तार पर सवाल उठ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर से सहमा है हिंदुस्तान। नाउम्मीदी के अंधकार में बस एक ही उम्मीद की किरण नजर आ रही है और वो है वैक्सीनेशन की। कोरोना के कहर से जूझ रही दिल्ली को बड़ी राहत मिली है वैक्सीन से। वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है और पूर्वी दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर में हम लोग मौजूद हैं। स्कूल है सरकारी जहां पर वैक्सीन सेंटर बनाया गया है और किस तरह से यहां पर लोग आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। और काउंटर बनाए गए हैं जहां सबसे पहले कोई वैक्सीन लगवाने पहुंचता है तो अपना पंजीकरण शो करता है। यहीं पर जो पूरी जानकारी के बाद, वो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पंजीकरण शो करते हुए, इसी तरह से पूरी जानकारी के बाद जो है वो आप आगे जाते हैं।
अलग अलग काउंटर के अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं और एक काउंटर की जो कैपेसिटी है वो 150 लोगों को वैक्सीन लगाने की है एक दिन में, यानी एक सेंटर पर 750 लोग दिन भर में वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपने वैक्सीन लगवा ली? जी मैं बिल्कुल लगा ली है। मैं यहाँ पर पहला नंबर था। आज का दिन का पहला नंबर था मेरा। तो बड़े मतलब भाग्यशाली लोगों में गिनती हो सकती है आपकी, क्योंकि बड़ी बड़ी लंबी कतारें। बिल्कुल पहला। क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ सर, जैसे प्राइवेट का है वैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुरंत इंजेक्शन सिस्टम भाई हो रहा है। और बहुत अच्छा है, कोई मतलब जो लगने के बाद सिस्टम से बहुत खुश है। बहुत अच्छा है, प्राइवेट की तरह सिस्टम है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप कतारबद्ध तरीके से जिस तरह से लोग बैठे हैं उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, और जिस तरह से जो फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जिस तरह से सिस्टम मैनेज किया गया है, उसकी एक एक तस्वीर जो है न्यूज़ नेशन पर बाकायदा, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे मैनेजमेंट हो यहाँ का किस तरह से काम कर रहा है, वो इन तस्वीरों के माध्यम से क्लियर होता है। दिल्ली में वैक्सीनेशन की ये खुशनुमा तस्वीर है। वैक्सीनेशन का काम तो चल रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत में 9.3% आबादी को कोविड-19 टीके की पहली खुराक मिल चुकी है। वहीं दोनों खुराक लगाने वाले लोगों की संख्या अभी 2% का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। देश में हर हिस्से में वैक्सीनेशन तो हो रहा है, लेकिन ये रफ्तार बहुत धीमी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में पिछले हफ्ते रोजाना औसतन 23,37,141 टीके लगाए गए। हालांकि ये दर देश में सबसे तेज टीकाकरण की साप्ताहिक दर से 35% कम रही। इस आधार पर अनुमान है कि भारत को अगली 10% आबादी को टीके की पहली खुराक देने में 117 दिन लगेंगे। देश में वैक्सीनेशन की हालत क्या है, उसका अंदाजा मुंबई में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान से लगाया जा सकता है। मुंबई में रुक रुक कर चल रहा वैक्सीनेशन का काम। करीब 5 दिनों से महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी थी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन मंगलवार को एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार को 9 लाख वैक्सीन के डोज मिले हैं, और इसकी वजह से महाराष्ट्र के और मुंबई के खास तौर पर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर लोगों की भीड़ वैक्सीन लेने के लिए एक बार फिर से उमड़ पड़ी है। आप देख सकते हैं मुंबई के बीकेसी के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोग यहां पर वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जो अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचे हुए हैं, यानी कि वॉक इन जो लोग आते थे वैक्सीन लेने के लिए उन्हें रोका गया है। जिन्हें अपॉइंटमेंट दिया गया है, जिन्हें मोबाइल पर मैसेज आया है कि वो आ सकते हैं वैक्सीन लेने, सिर्फ वही लोग जो हैं वो वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो कतार आप देख रहे हैं इनमें 18 और 44 के बीच के लोग भी हैं, और सेकेंड डोज के लिए जो 45 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन यहाँ पर दिया जा रहा है। मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर आप इसे कह सकते हैं। हर रोज़ यहाँ पर 8,000 लोगों को वैक्सीन दिया जाता रहा है, लेकिन फिलहाल अभी भी अगर बात करें मुंबई की तो सिर्फ 1 लाख वैक्सीन मुंबई को दिया गया है। तो ऐसे में स्टॉक अभी भी लिमिटेड है। जब तक स्टॉक है तब तक सिर्फ उन लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा जो लोग कोविन ऐप पर रजिस्टर्ड होकर यहाँ पर आए हैं। साफ है कि देश में फिलहाल पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला ने कहा है कि देश में टीका आपूर्ति का संकट जुलाई तक बना रहेगा, यानी देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होगी, इसकी उम्मीद ज्यादा नहीं की जा सकती। टीम न्यूज़ नेशन।